2027 विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश में लगे हुए हैं और बात की जाए तो लगातार कहीं न कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार प्रदेश मुख्यालय पर बैठकें कर रही हैं, अलग-अलग बैठकें आयोजित की जा रही। कल भी इसी क्रम में देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी मौजूद थे, जिसमें तमाम गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के, टिहरी के और वहीं हरिद्वार के सांसद विधायकों की बात करें तो उन्होंने सहभागिता की। ऐसे में ही रुद्रप्रयाग से विधायक और मौजूदा कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी जी हैं, कल बैठक में प्रतिभाग किया मंत्री जी ने। इन्हीं से जानते हैं सर, बात की जाए कल जिस तरह से बैठक आयोजित हुई थी प्रदेश में, क्या लगता है इस बैठक के माध्यम से क्या कुछ संदेश दिया जाएगा? देखिए, चुनावी वर्ष है और कल ही क्योंकि हमारी राष्ट्रीय नई कार्यकारिणी बनी है, हमारे उत्तराखंड के 4 लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित हुए हैं, तो उनको भी बधाई देने का अवसर था और आगामी चुनावों को लेकर के पार्टी के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उनकी समीक्षा भी की गई। किस तरह से जो है चुनाव की तैयारियां की जाएंगी, किस तरह से चुनाव के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जो अभी भी लंबित पड़े हुए काम हैं उनको करना है, इस तरह के निर्देश पार्टी के हाईकमान के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए। और अगर कोई समस्या किसी विधायक की किसी क्षेत्र विशेष को लेकर के है तो उसके समाधान का भी प्रयास किया जाएगा, इस बात का भी उन्होंने आश्वासन दिया। सर, बात की जाए बीते दिनों जिस तरह से 13 अगस्त को चमोली के पीपल कोटी में टनल के दौरान जिस तरह से पानी का रिसाव होता है, वहां पर भारी मात्रा में मलबा आ जाता है। ऐसे में 22 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो जाती है। उसके बाद कुछ मजदूर लापता बताए जाते हैं, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम जो इक्विपमेंट वाली टीमें हैं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो काम करती हैं, उनके साहस और समर्पण के तहत ही कहीं ना कहीं जो लोग लापता थे वो मिल गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एचटीसी जो कंपनी थी जो काम कर रही थी, क्या नहीं लगता है कि कुछ लापरवाहियां हुई, जो सेफ्टी इक्विपमेंट थे वो कम थे क्या? देखिए, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक हादसा था जिसमें 22 लोग उस समय टनल के अंदर थे, जिसमें से 10 लोगों की दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो गई है और जो 3 लोग साथ जो डेड बॉडीज थी वो डे फर्स्ट को ही रिकवर कर ली गई थी। बाकी की 3 जो डेड बॉडीज हैं उनको भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा कल निकाल लिया गया है और इस तरह से रेस्क्यू अभियान पूरा हुआ है। 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और 2 लोग पूरी तरह से ठीक थे, उनको उसी दिन घर भेज दिया गया था। तो ये हादसा बेहद दर्दनाक था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन ये कहना कि कंस्ट्रक्शन कंपनी की कोई लापरवाही थी, अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि उसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप हुई है और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के निष्कर्ष जब तक सामने नहीं आते हैं तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। वैसे प्रथम दृष्टया, क्योंकि मैं खुद घटनास्थल पे था, घटना के 1.5 घंटे के अंदर मैं घटनास्थल पे पहुंच चुका था और टनल के अंदर उस स्थान तक भी मैं गया जहां पर ये दुर्घटना हुई। तो ऐसा प्रथम दृष्टया कहीं नहीं लगता है कि कंपनी की कोई लापरवाही थी। ये विशुद्ध रूप से एक हादसा ही कहा जा सकता है। फिर भी हमको इंतजार करना चाहिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का। सर, बात की जाए तो इन दिनों लगातार प्रदेश में अलग अलग निर्माण कार्य चल रहे हैं। ऐसे में अलकनंदा नदी पर पुल बनाया जा रहा है जो केदारनाथ बद्रीनाथ
धाम को एक साथ जोड़ेगा। इससे कहीं न कहीं आवागमन की तो स्थिति बदलेगी, इसके साथ क्षेत्र में लोगों को कहीं न कहीं रोज़गार जैसी चीज़ें भी उपलब्ध होंगी। इस दौरान आपने निरीक्षण किया, निरीक्षण में क्या कुछ मिला? देखिए, शायद आपकी जानकारी अधूरी है। वहाँ पर एक पुल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बेहद पुराना हो चुका है और उसको क्योंकि सुरक्षित नहीं माना जा रहा है, उसके चलते जो है एक नए पुल की स्वीकृति वहाँ पर मिली है। लेकिन उसी से 300 मीटर अप स्ट्रीम में एक नया पुल जिसका कि अभी लोकार्पण भी नहीं हुआ है, बन करके तैयार है। तो उस जो तीसरा पुल स्वीकृत हुआ है उसको लेकर के वहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है, जो 18 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, उनका विरोध है। उनका ये कहना है कि जब नया पुल ऑलरेडी मेन स्ट्रीम में 300 मीटर पे बन चुका है तो एक और पुल की क्या आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों की समीक्षा की जाएगी, देखा जाएगा कि वहाँ पर जो पुराना पुल है उसकी क्षमता क्या है, कितने लंबे समय तक, क्योंकि अब बड़े वाहनों की आवाजाही उसमें होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, जबकि नया पुल बन गया है। तो इन तमाम पहलुओं पे विचार करते हुए जो भी जनहित में होगा ऐसा निर्णय सरकार लेगी। सर, एक आखिरी सवाल, प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया चल रही, वहीं बात करें तो लगातार जनता और तमाम लोग एसआईआर प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। वहीं जो आपके मुख्य विपक्षी दल हैं कांग्रेस पार्टी, वो लगातार कह रही है कि एक-एक व्यक्ति 200-200 आपत्तियां लगा रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इससे मिला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल कर रही है, लोगों का नाम बेवजह गायब कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, सही बात तो यह है कि जनता से मिली हुई है और जब आप जनता से मिल जाते हैं तो फिर आपको बाकी किसी से मिलने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और कांग्रेस का वो हाल है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कभी वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, कभी वो वोट चोरी की बात करते हैं, कभी वो एसआईआर की बात करते हैं, लेकिन जनहित के किसी मुद्दे की बात करते हुए कोई कांग्रेसी आपको कहीं नजर आ जाए, इस बात की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो यही वजह है कि आज कांग्रेस का ये हासिल हो रहा है। पूरे देश से लगभग उनका सफाया हो चुका है। आखिरी उम्मीद उनकी उत्तराखंड में बची हुई थी, वो भी इस बार धूल धूसरित हो जाएगी और कांग्रेस जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गायब हो गई उसी तरह से उत्तराखंड में भी गायब हो जाएगी। तो ये थे प्रदेश सरकार में मंत्री भरत चौधरी, जिनका खास तौर से कहना है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में साफ हुई है उसी तरीके उत्तराखंड में भी साफ हो जाएगी। इसके साथ प्रदेश में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया हो या टनल मामले को लेकर हो या प्रदेश में जो संगठन और सरकार के बीच बैठक का जो समन्वय स्थापित किया उसको लेकर भी कहीं न कहीं हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। सहयोगी सुकृत के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज़, देहरादून।